साथियों, सादर नमस्कार। आधुनिकता को लेकर के हम 4 बार पहले बात कर चुके हैं। एक लेखक का कथन है कि अभी हम ठीक से आधुनिक भी नहीं हो पाए और इस दौर की महत्वपूर्ण उपलब्धि, तकनीकी उपलब्धि, आधुनिकतम उपलब्धि जिसे हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। रोबोट पहले से था। रोबोट उद्योगों में इस्तेमाल होने लगा। आप देख रहे हैं कि नई नई तकनीकियों ने उद्योगों का, निर्माण कार्यों का जिस तरह से नई तकनीकी से विकास किया, कारें जिस कदर बढ़ रही है, तेजी से बन रही है, नए नए मॉडल सामने आ रहे हैं। ये आधुनिकता है और आधुनिकता का चरम एआई है। दूसरी तरफ परंपरा परंपरा को लेकर के भी हम उतने ही रूढ़िवादी कुरीतियों, पाखंड से जकड़े हुए हैं। आप भारत में देखें कि पारंपरिक चीजें जो सदियों से चली आ रही है, आस्था और विश्वास को लेकर के, एक तरफ हम धुर पारंपरिक और दूसरी तरफ नई तकनीकी से लेस हमारे पास सब कुछ है। तो ये द्वंद्व इस सदी का इस कदर कि एक तरफ सरकारें हर तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तरफ मंदिर और मस्जिद में उलझाए रखती है। क्या हम आधुनिक हुए? तो ये लेखक का कथन है, एक रचनाकार का, कि हम ठीक से आधुनिक भी नहीं हो सके। दिखने में हम आधुनिक हैं, पहनने में, खाने में, रहने में, उपयोग करने में और उपभोग करने में, लेकिन विचारों से, कृत्य से और कर्मों से हम बहुत पीछे, सदियों पीछे, यहाँ तक कि मध्यकाल और आदिकाल की वो चीजें सारी हम अपनाए जा रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं। बेशक हम ऊपरी तौर पर आधुनिक हो सकते हैं, ऊपरी तौर पर वैज्ञानिक चीजों का प्रयोग करने में हम पीछे नहीं हैं, लेकिन विचारों से हम कितने आधुनिक हुए, अगर ये बात देखी जाए तो चिंता का सबब है कि हम में से अधिकांश कथित पढ़े लिखे हर तरह से आधुनिक चीजों का उपयोग प्रयोग करते हुए हम पारंपरिक तौर पर अंधविश्वास और अंध आस्था को साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन मूल्य और मान्यताएं पीछे, बहुत पीछे धकेल दी गई है। सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर और देश और वैश्विक स्तर पर भी। इस अर्थ में यह कहें कि हम नितांत व्यक्तिवादी हुए हैं। परंपरा में सामूहिकता बोध है। अगर सामूहिकता और मूल्य, नीति और नैतिकता देखी जाए तो इस वक्त हम हाशिए पर हैं। हम अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो हम जितने पीछे जाएंगे, हम बहुत सक्षम थे, हम बहुत सबल थे, हम बहुत निरोग थे, और आज हम जितने आधुनिकता के दौर में रह रहे हैं,
हम बेहद निर्बल, अंध आस्थाओं से आबद्ध, शरीर से अस्वस्थ और बहुत सारी चीज़ें जो हम कहने के लिए हर चीज़ सुविधाओं से युक्त है, इस कदर कि जब हम पीछे जाते हैं तो पारंपरिक तौर पर अगर देखें तो आदमी सुबह से शाम तक सिर्फ खाने की चीजें जुटाता था, शिकार करता था। आज का आदमी खाने के लिए उसके पास वक्त तक नहीं। अगर इसी बिंदु पर हम चर्चा करें तो बड़े आश्चर्यजनक चीजें उभर करके आएंगी कि हम अशांत है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बेहद मानसिक तौर पर बीमार है, छल छद्म और पाखंड से युक्त होते जा रहे हैं। स्वार्थ इस कदर कि हम रिश्ते भी ठीक से नहीं निभा पाते, शादी ब्याह भी करते हैं तो चमकदार तड़क भड़क से युक्त हर वो चीज़ जो हमें ऊंचा उठाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन जिससे हम रिश्ता कायम करते हैं उससे ऊंचा से ऊंचा दहेज लेना मुनासिब समझते हैं। और बेशक परंपरा और शास्त्रों में भी देखेंगे तो लड़की की शादी करते वक्त पिता उसे दहेज के रूप में एक तरह से उस हिस्से को देता है जो आज की कानूनी भाषा में बराबर का हक कहते हैं। लेकिन जिस तरह से मांग की जाती है और पढ़े लिखे कथित शिक्षित युवक और युवती पितृसत्तात्मकता अभी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो मानसिक और मूल्य और नैतिकता की दृष्टि से हम एक तरह से बेहद गरीब है, बेहद कमजोर है, हम हाशिए पर हैं, तकनीकी से सक्षम है, हम झोपड़ी से महल की यात्रा कर चुके हैं, एक शिकारी, हम शिकार करते हुए जीने वाले, दिन भर सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद में रहने वाले वहां से उठते हैं और धीरे धीरे पारंपरिक तौर पर विकास करते हुए दर्शन, वेद, उपनिषद, महाकाव्यों की रचना करते हैं और बहुत सारे नीति नैतिक और मूल्य की स्थापना करते हैं। धार्मिकता जिसे कहते हैं, तो धार्मिकता में वही बात, वही द्वंद्व जो परंपरा और आधुनिकता में दिखाई देता है, वैसा ही असमंजस द्वंद्व वहां भी दिखाई देता है कि हम कितने मूल्यवान हुए, कितने धार्मिक हुए। तो धार्मिकता का आशय सिर्फ गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र पहन लेना और इसी में निहित होता है कि हम बाहरी तौर पर संत साधु बन चुके हैं, धार्मिक हो चुके हैं, लेकिन दिखावे के लिए अगर है तो पाखंड कहलाएगा और आप दूसरे लोगों को ठगने का काम करेंगे। फिर हमें याद आता है कि जब हम पिछली बार बात कर रहे थे उपन्यासों के बतौर, तो स्थान, विषय पुरुष और चित्रलेखा, यहाँ तक कि महाविश्व, तो स्थान में जिस तरह से एक साधु आश्रम तक पहुंचता है और वहां से पदच्युत कर दिया जाता है, चित्रलेखा का योगी किस तरह से स्खलित होता है,
मूल्य और मान्यताओं से नीचे उतरता है। आशा राम राम रहीम ये हमारी परंपरा से आते हैं, लेकिन पाखंड, कर्मकांड और दिखावा इनमें भी इस कदर कि 450 आश्रम, राम रहीम आश्रम, महल, किले जैसे सुरक्षा के बतौर उनके पास व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी जो हिंसा करने से पीछे नहीं हटते। तो ये द्वंद्व आप देखिए कि हम अगर नीति नैतिकता मूल्यों से गिरते हैं तो आधुनिक कदापि नहीं हो सकते, बेशक तकनीकी से लैस हो सकते हैं। तो ऐसे विकट दौर में हम एक तरह से चौराहे पर खड़े हैं कि हम आदिम और मध्यकाल से बेहद अधिक सुविधा संपन्न हुए हैं, लेकिन वैचारिक, तार्किक और कितने मूल्यवान हो सके। तो इस तर्क की कसौटी पर अगर हम अपने आप को देखें, अपने समाज को देखें, अपनी पारिवारिक संरचना को देखें, देश की राजनीति को देखें, तो हर जगह पाखंड, कर्मकांड, दिखावा और यहाँ तक कि फिजूल में दावे और वादे जिनका कोई धरातल नहीं होता। तकनीकी हम जितना कमा रहे हैं उससे हम तकनीकी से लैस होते जा रहे हैं। तो फिर हमें याद आते हैं पारंपरिक तौर पर 2700 साल पहले बुद्ध ने जो कहा था, इस अर्थ में तार्किक दृष्टि से, नीति नैतिकता और मूल्य की दृष्टि से अगर कहेंगे तो बुद्ध हमें बेहद आधुनिकतम कहलाएंगे। बुद्ध की परंपरा में कबीर आते हैं जो पाखंड कर्मकांड का विरोध न केवल करते हैं अपितु धस्सियां उड़ा देते हैं और निडर बेबाक होकर के कठमुल्ला और पंडित पुरोहितवाद का खंडन करते हैं। कांकर पातर जोर के मस्जिद लय बनाए, ता चढ़ मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, इस कदर साफ कोई से। इसी तरह से वो हर समाज को, हर समुदाय को आईना दिखाते। मुझे लगता है कि इस कदर में बुद्ध और कबीर की जो बात है और आधुनिक काल में अंबेडकर आकर के इस तरह से आईना दिखाते हैं समाज को, रूढ़िवादी समाज को, वर्ण व्यवस्था में आबद्ध समाज को, तो हम आधुनिक कहला सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि पिछले वीडियो को याद करें जिसमें हमने शुरुआत की थी आधुनिकता और कबाड़, उससे साफ जाहिर होता है कि हम तकनीकी और औद्योगिकीकरण से बहुत सारे उपयोग के सामग्री एकत्रित कर चुके और घर को, देश को कबाड़ बना चुके। कबाड़ खाना, उस कबाड़ में हम किसी तरह से अपने काम की चीज़ खोजते हैं और काम की चीज़ मूल्य और नैतिकता जिसे कहते हैं वो खो चुकी है, वो नहीं मिलती। फिर दूसरा वीडियो था जिसमें पर्यावरण की बात की गई थी, तो पर्यावरण कहाँ बचा है, कितना बचा है कि सांस लेने के लिए साफ हवा तक नसीब नहीं हो रही, पीने के लिए पानी जो बोतलों में बंद है उस पर हम विश्वास करते हैं। अब इसी बात के देख लिए विश्वास की बात कि तब हम जब बेहद पिछड़े कहलाते थे, आदिम कहलाते थे, तब हम बहते हुए झरने का पानी पी सकते थे, कुआं खोद करके कहीं भी लोटा डोरी लेकर के गुजरते हुए जहाँ प्यास लगी
पानी खींचा, वो पानी पी लिया। आज हम कितने आश्रित हैं कि पानी खत्म कर चुके हैं, पानी पाताल में चला गया है और उसे मशीन के बल पर हम बाहर निकालते हैं। इस तरह से हम गुलाम इन तकनीकी के हो चुके हैं और आज हम जहाँ पहुँच गए हैं कि एआई जिसे कहते हैं, रोबोटिक, इस दौर में हर चीज़ ऑटोमेटिक हमारे पास होनी चाहिए। जिस बाइक को हम किक मार करके स्टार्ट करते थे, उसे भी हम बटन दबा करके स्टार्ट करते। कार जिसे हम बेहद ऑटोमेटिक करते जा रहे हैं कि ड्राइवर विहीन कार चाहिए, हम उसको भी नहीं चलाना चाहते। पंखे को भी रिमोट से चलाना चाहते हैं। कल तक हम पेड़ की छांव में रहते थे, हम पंखे से काम नहीं चलता, कूलर से काम नहीं चलता, अब वातानुकूलित ऐसी चाहिए। ठंडा पानी के लिए हमें फ्रिज चाहिएगा और ये सब चीज़ें कीमत मांगती है। पर्यावरण के बल पर हम ये सब हासिल करते हैं। फिर मानवीयता जिसे कहते हैं, मूल्य कितने बचे हैं? हम नितांत स्वार्थी, केवल अपने लिए सोचने वाले, अपने तक सोचने वाले। सामूहिकता विला गई। अब आप देखिए पारिवारिक संरचना जिसमें एटॉमिक परिवार, सिंगल परिवार, पति और पत्नी रह सकते हैं। कल तक संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी और नाना नानी का दबदबा था। बच्चों पर वो संस्कार जिसे हम कह सकते हैं कि बेशक वो सामंतीपन था, लेकिन मूल्य वहां जिस कदर बचे हुए थे, वो मूल्य अब विला गए। इसी तरह से सामाजिक तौर पर मूल्य विला गए हैं। पर्यावरण की दृष्टि से सब कुछ तबाह हो चुका है। पृथ्वी अपने संसाधनों से विहीन होती जा रही है। जल खत्म, और जो भी वो पैदा करती है उसे भी हम रासायनिक चीजें डाल डाल करके खाद्य युक्त नहीं रहने दे रहे। ऐसे में किस तरह से फटाफट बन जाए, और हम वहां खड़े हो गए हैं कि अब खड़े खड़े खाते हैं। ये हमारे मूल्य होते हैं। तो मूल्य बनाम आधुनिकता जिसे कहेंगे, तब हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं, मशीनीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मशीनीकरण में हम कितने मनुष्य रह चुके हैं। हालांकि मशीन का मैं, मनुष्य का मैं में बहुत फर्क है। मनुष्य में मन निहित है, मशीन में वो सब नहीं। लेकिन मशीन को हम मनुष्य के समानांतर खड़ी कर दे रहे हैं। रोबोट हमारी तरह चल सकता है, हमारे साथ बात कर सकता है, हमारे साथ खेल सकता है। हम जो जो काम करते हैं, रोबोट वो हमारे साथ काम कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। हम जो अपने लिए जीते थे, हम तब जी सकते हैं जब रोबोट समानांतर हमारा पूरा काम कर दे। फिर हम क्या करेंगे? सवाल ये उठना चाहिए। आज आधुनिक वो कहलाएगा जो आत्मनिर्भर होगा, जो दूसरों पर यानी मशीनों पर जितना आश्रित होता जाएगा वो पंगु कहलाएगा, वो दिव्यांग कहलाएगा। तो इस कदर आधुनिकता को लेकर के हम विचार करते करते इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि मनुष्य का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है और हम मशीनों के आश्रित हो चुके हैं। यानी कि मध्यकाल में हम राजाओं के, सामंतों के गुलाम थे। आज लोकतंत्र में, आधुनिक दौर में हम मशीनों के गुलाम हो चुके हैं। बेशक
आधुनिकता में परंपरा को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन परंपरा में जो खास महत्वपूर्ण बातें थी, मूल्य और नैतिकता है, वो हमसे छूट गई है। लेकिन अंध आस्था और पाखंड हमारे साथ चला आ रहा है। जो बुराइयां हैं परंपरा में, वो बुराई हमारे साथ है, लेकिन अच्छाई पीछे छूट गई है। और आधुनिकता में जो खोखलापन है, जो केवल कंकर और पत्थर लोहा है, वो हमारे आसपास कंक्रीट के जंगल, जिसे फ्लैट कहते हैं, उन डिब्बों में हम इस तरह से रहते हैं जिस तरह से पंछियों के लिए घर बनाया जाता है रहने के लिए, एक के ऊपर एक धड़बानुमा, उसमें जाकर के हमें टांग दिया गया। लाइट ना आए तो हम बेचैन हो जाएंगे, सो नहीं पाते थे। तो इस तरह से हम गुलाम हैं मशीनों के। और इस तरह से देखिए कि पर्यावरण का जब हमने नुकसान किया है, खाने को हमें शुद्ध नहीं, पीने को शुद्ध नहीं, तब हम सब कुछ मशीनों के बल पे कर लेना चाहते हैं। तो मशीनें हमें इस कदर आश्रित बना देती है कि हम कुछ नहीं कर पाते, जुबान भी नहीं हिलाना चाहते, हाथ भी नहीं हिलाना चाहते। तब शरीर कुछ नहीं करेगा तो बीमार होगा, बीमार होगा तो 5 स्टार होटल नहीं, 5 स्टार हॉस्पिटलों में जा कर के हमारा 5 सितारा हॉस्पिटलों में इलाज कराया जाएगा। और इलाज भी रोबोटिक तरीके से, एआई भी हमारा इलाज करेगी। और दूसरा सबसे खतरनाक पहलू यह है कि एआई जब आ रही है धमाका के साथ, तो एआई के साथ कह दिया गया है कि लगभग अगले 4-5 सालों में 30 करोड़ रोजगार खत्म हो जाने वाले हैं। फिर ये मनुष्य क्या करेगा, किसके लिए करेगा? ये मशीनें केवल मशीनों का ही रास होने वाला है। जो कहते हैं सैनिक की तौर पर भी वो लड़ सकता है। किससे लड़ेगा? मशीन मशीन से लड़ेगी। किसके लिए लड़ेगी? सवाल यहाँ आकर के खड़ा हो जाता है। तो साथियों, आधुनिकता में आप क्या बचा के रखें? इतना कुछ करें, सब कुछ करें, लेकिन मूल्य, नीति, नैतिकता और धार्मिकता जिसे कहते हैं, तो पाखंड मुक्त, कर्मकांड मुक्त होनी चाहिए। मन हमारा बेचैन है। हम जितनी मशीनीकरण से आबद्ध होते जाएंगे, बेचैनी बढ़ती जाएगी, अशांति बढ़ती जाएगी। तो शांति मन की चाहिए होगी, तो हम मशीनों से युक्त नहीं, मुक्त होने चाहिए। इसलिए बुद्ध का कहा याद आता है कि मध्यम मार्ग बेहद जरूरी, अति सर्वत्र वर्जित है। तो ये कह सकते हैं कि आधुनिकता तार्किकता में है, वैचारिकता में है, और नीति नैतिकता और मूल्यों में है, धार्मिकता, पाखंड, कर्मकांड, सांप्रदायिकता नहीं। तो मन की शांति के लिए हम मन को समझने के लिए, मन को शांत रखने के लिए योग साधना करें। इन मशीनों के गुलाम होने से बचें। बेशक एटॉमिक दौर है, अगर लड़ाई होती है तो एक बम हमें तबाह कर सकता है। और एआई क्या करने वाली है? कह रहे हैं कि 30 करोड़ नौकरियां खत्म होने वाली है। तो इस तरह से आप आधुनिक नहीं हो रहे, आदिम अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। पृथ्वी को खोखला कर दिया हमने अपने उपयोग के लिए। ग्रेटा थनबर्ग याद आती है, जो एक छोटी सी बच्ची हमें चेतावनी देती है। तो इस तरह से जो पर्यावरणविद कह रहे हैं, इसमें भी हमारा संतुलन रहना चाहिए कि हम मशीनों के गुलाम ना हो।
नीति नैतिकता और मूल्य बचे रहने चाहिए। हम अपने आप में आत्मनिर्भर रहें, मशीनों पर आश्रित ना हो, हमारी स्वायत्तता बची रहे, लोकतंत्र बचा रहे। सरकारों से, राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि वो गहराई से सोचें कि वो अपनी नीतियों में पर्यावरण को कितना बचा रहे हैं और कितना नष्ट कर रहे हैं। तो साथियों, हमारी बात यहीं समाप्त होती है।